चलिए साहब, तो कल हम बात कर रहे थे बेटा, है ना, एकदम ऐसे एक्सपीरियंशियल मॉडल की बात कर रहे थे। 3 लोगों के नाम याद रख रहे थे। पहला नाम जॉन डेवी, बोलिए। दूसरा नाम किसका था? कार्ल रोजर्स। और तीसरा नाम डेविड कोल्ब। कार्ल रोजर्स ने 2 प्रकार के अधिगम के प्रकार दो बताए ना। एक कौन सा? संज्ञानात्मक, और दूसरा अनुभविक। बेहतर कौन सा बताया? अनुभविक। लेकिन जिनका मॉडल प्रसिद्ध है वो है डेविड कोल्ब। वो कौन है? डेविड कोल्ब। और फिर हमने इनका एक मॉडल देखा था, उसमें 2 चीजें हैं इनके मॉडल में। एक तो इन्होंने अनुभविक अधिगम की 4 स्टेज बताई है। कितनी स्टेज बताई है? 4 स्टेज। और ये 4 स्टेज वाली चीज लर्निंग साइकिल कहलाती है। क्या कहलाती है? लर्निंग साइकिल कहलाती है। और उनकी जो 4 स्टेजेस है, उसमें पहली स्टेज है कि हम पहली बार कोई फील करते हैं। फील करने का मतलब कोई अनुभव लेते हैं, जिसको बोला कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस। क्या बोला? कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस पहला था। फिर वो काम हो गया, उसके बाद फिर हम उसको सोचते हैं, तो सोचने को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। कैसा ऑब्जर्वेशन था? रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। कैसा ऑब्जर्वेशन था? रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। ये था एक्चुअली फीलिंग। ये क्या था? फीलिंग। और ये क्या था? वॉचिंग। वॉचिंग का मतलब रिव्यू करना। आपने जो खेल खेला उसको वापस आपने रिव्यू किया, उसको रिवाइज किया अपने दिमाग में। रिफ्लेक्टिव इसीलिए है। उसके बाद जैसे कल कमेंट्री में कह रहे थे कि इंग्लैंड की पूरी टीम को, उनके कोच को, सबको रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिफ्लेक्ट। ये सब क्या हुआ, हमने क्या गलती करी। तो रिफ्लेक्टिव का मतलब होता है हमने जो किया उसी पे जो गलतियां थी उनको वो करें। ओके, उसके बाद फिर आगे बेहतर कैसे करें? तो आगे बेहतर कैसे करें, इसके लिए एक तो करके दिखा सकते हैं, एक करने से पहले उसका फ्रेमवर्क पूरा दिमाग में बना ले। तो दिमाग में जो बनाते हैं उसको बोलते हैं थिंकिंग। क्या बोलते हैं उसको? थिंकिंग। और ये जो सोचने वाली, भविष्य का जो आइडिया वाली चीज है, कंक्लूजन वाली चीज है, इसको बोलते हैं अमूर्त अवधारणा। क्या बोलते हैं? जिसको इंग्लिश में बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन। क्या बोलेंगे? एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन। और फिर ये जो आइडिया है जो अब तक दिमाग में है, उसको हम उतार देंगे वास्तविकता के धरातल पे, जिसको बोलते हैं एक्टिवली एक्सपेरिमेंटेशन। एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन बोलते हैं। तो ये हो गया थिंकिंग और ये हो गया डूइंग। देखो, वैसे देखे तो डूइंग ये भी है और ये भी है। पहले वाला भी डूइंग है, लेकिन पहले वाले को डूइंग नहीं बोला, केवल फीलिंग ही बोला, क्योंकि पहले वाला डूइंग हो सकता है गलतियों से भरा हो, लेकिन ये वाला डूइंग एकदम परफेक्ट होगा। तो 4 शब्द याद रखना, बोलिए। फीलिंग, वॉचिंग, थिंकिंग, डूइंग। इसमें काम चल जाएगा। कई बार ऐसे प्रश्न आ चुके हैं, कई बार ये चारों स्टेज पूछ लेते हैं। तो बोलिए, पहली सीई, दूसरी आरओ, तीसरी एसी, चौथी एई। और कई बार फिर अगली चीज आती है, वो थोड़ी सी मुश्किल है, जो मैंने आपको कल बताई थी। क्या है वो? लिखो। आपने यहां लिखा, इतना लिख लिया ना? हिंदी में भी लिख लिया इनको? ओके, शाबाश। अच्छे बच्चे, कुछ अच्छे बच्चे, कुछ खराब बच्चे। अच्छा बच्चा है। अच्छा, नींद आए तो सो जाना मम्मा की गोद में। पता नहीं है? ओके ओके, लिख रहे हो? लिखें। डेविड कोल्ब ने 4 प्रकार की, डेविड कोल्ब ने 4 प्रकार की अधिगम शैली कर दो। 4 प्रकार की अधिगम शैली, ब्रैकेट में लर्निंग स्टाइल्स, शैलियां ही है दरअसल ये, लर्निंग स्टाइल्स बताई है। डेविड कोल्ब ने 4 प्रकार की अधिगम शैलियां या अधिगम शैली, ब्रैकेट में लर्निंग स्टाइल्स बताई हैं, जो LSI, ब्रैकेट में करो 1984, जो LSI 1984 के नाम से प्रसिद्ध है, जो LSI के नाम से प्रसिद्ध है।
तथा, तथा एक बात और लिखनी है, तथा प्रत्येक अधिगमशैली, तथा प्रत्येक अधिगमशैली प्रत्येक अधिगमशैली आनुभविक अधिगम चक्र, याद है ये क्या है? तथा प्रत्येक अधिगम शैली आनुभविक अधिगम चक्र की किन्हीं दो अवस्थाओं पर आधारित है, किन्हीं दो अवस्थाओं पर आधारित है। डैश, वापस बोलो। डेविड कोल्ब ने 4 प्रकार की अधिगम शैलियां या लर्निंग स्टाइल्स बताई हैं जो एलएसआई के नाम से प्रसिद्ध है, तथा जो आनुभविक अधिगम चक्र की किन्हीं 2 अवस्थाओं पर आधारित है। सिंपल बात, सबको समझ में आई? बोलिए एलएसआई का पूरा नाम क्या हो सकता है? एल से लर्निंग, एस से स्टाइल और आई से इन्वेंटरी, आई से इन्वेंटरी। ये एलएसआई ऐसी चीज है जिसमें 4 प्रकार की लर्निंग स्टाइल है। कितने प्रकार की? 4। और खास बात क्या है, ये जो 4 प्रकार की लर्निंग स्टाइल है उसमें प्रत्येक स्टाइल 2 स्टेजेस को मिला के बनती है। किसको मिला के बनती है? 2 स्टेजेस को मिला के बनती है। और वो 2 स्टेजेस कहां से आएंगी? वो अनुभविक अधिगम चक्र जो हमने अभी 4 देखे हैं उनमें से 2 को जोड़ के आएंगी। और इसका सूत्र आपको हमने बता ही दिया था। ठीक है, अब डैश किया आपने। अब वो 4 लर्निंग स्टाइल क्या है तो वो लिखो आप। 4 लर्निंग, डैश कर दिया सबने? डैश के नीचे आप ऐसे लिख दो ताकि आपको याद रह जाए, DACA। DACA याद रखना है। फिर 1 नंबर लिखो, डी से डैश कर दिया। ये 4 अधिगम शैलियां हैं। अधिगम शैलियां कितनी है? 4। वो है DACA से याद रखेंगे हम। किससे याद रखेंगे? बोर्ड पे देखो, DACA। तो पहला है डी से क्या बनेगा? डाइवर्जिंग स्टाइल बोल सकते हैं। देखो कौन सा ठीक रहेगा आप बताओ, डाइवर्जिंग स्टाइल या डाइवर्जर्स? ओके, डाइवर्जर्स लिख लो फिर। डाइवर्जर्स या डाइवर्जर कर दो खाली। डाइवर्जर को हिंदी में भी लिखो। ये डाइवर्जर वो है जिनको हिंदी में क्या बोलेंगे? अभिसारी। मतलब अभिसारी लोग हैं। आगे जगह छोड़ना, एक लाइन छोड़ देना। तो एक डाइवर्जर हो गया, डाइवर्जर्स कर सकते हो, ऐसे कर दो। चलो, 1 नंबर पे डी, 2 नंबर पे ए। अब आपको याद है हमको वो 2 शब्द हैं जिनसे मोहब्बत है, एक डाइवर्जेंट, दूसरा कन्वर्जेंट। तो डी और सी तो वो हो जाएंगे। और ये दोनों जो ए है वो पियाजे वाले हैं। पहला ए क्या है? एसिमिलेशन, और दूसरा ए एकोमोडेशन। शाबाश। तो 1 नंबर डाइवर्जिंग लर्निंग स्टाइल वाले लोगों को, बच्चों को बोलते हैं डाइवर्जर्स। क्या बोलते हैं? बताओ प्रियंका, कौन? गरिमा तुम बताओ, डाइवर्जर्स कौन होते हैं? किसको बोलते हैं? हाँ, मतलब जिनकी लर्निंग स्टाइल डाइवर्जिंग हो, जिनकी ओके सृजनात्मक लोग होते हैं। शाबाश। तो एक डाइवर्जर्स हो गया। 2 नंबर पे ए से बनेगा असिमिलेटर्स। तो ऐसा लिख दो, असिमिलेटर्स। लाइन छोड़ना, एक छोड़ी आपने। असिमिलेटर्स इनको बोलेंगे आत्मसाती। ये वो बच्चे हैं जिनको आत्मसाती बोलते हैं। आत्मसातीकरण था ना, या समावेश भी बोल सकते हैं, समावेशन। 3 नंबर पे कन्वर्जेंट से बनेगा, कन्वर्जिंग स्टाइल से बनेगा कन्वर्जर्स वो हैं जो अभिसारी हैं। ये अभिसारी लोग हैं। और ऊपर अपसारी आएगा रे। हाँ, ऊपर वाला अपसारी। अच्छा, आपने बताया नहीं मेरे को, बताया था क्या? ऊपर वाले अपसारी हैं, डाइवर्जेंट अपसारी। सुमन कहां थी तुम? अपसारी, ये आत्मसाती, ये अभिसारी। और फाइनली चौथा, एक ए से असिमिलेशन। तो एक ए से
यस, अकोमोडेशन। तो ये अकोमोडेटर्स होते हैं, और अकोमोडेटर्स को बोलेंगे समंजक या समायोजक। बात एक ही है। बीच में थोड़ी सी जगह है ना आपके पास। सारी सारी समंजक बातें खराब हो जाएगी, कोई आएगा मतलब नहीं। आप तो केवल ये याद रख लेना कि साहब, क्या याद रखोगे, हमने आपको एक ट्रिक बताई है ना, आपके पास साइड में जगह होगी, अगर आपने वो ट्रिक नहीं लिखी तो। क्या ट्रिक है वो? यस, याद है ना आपको डेका वाली? कहां गया? ओके, डेका वाली ट्रिक याद है ना आपको? क्या थी? सबसे पहले देखो, ये था ना सीई, था ना सीई, उसके बाद इधर क्या था? आरओ, इधर क्या था? एसी, शाबाश, और इधर, अरे वाह, ए, ये चार थे ना, वन इधर, 1 2 3 4। अब इनको नंबर लगा दो, 1 2 3 4, है ना, साइड में करना है साहब। अब 1 2 3 4 हो गया, तो पहला जो एक नंबर आएगा उसके सामने क्या कर देंगे? एक जोड़ दो। बिल्कुल, 2 और 3 होगा, आरओ से शुरू होगा, 2 + 3। अब 2 + 3 क्या है? तो आगे लिख देना आप, बराबर क्या? आरओ प्लस एसी। 2 में लिख दोगे 3 + 4, तो 3 + 4 का क्या हो जाएगा? एसी प्लस एई। गड़बड़ कर दिया तुमने यार, सही चल रहा है? ओके, फिर इसमें क्या आएगा? 4 + 1 कैसे आएगा? नहीं यार, 1 + 2 होगा, है? एक नंबर वाला 1 + 2 ही तो होगा। 1 + 2 लिखा था आपने? लास्ट वाला जो है ना, लास्ट वाला, इसमें आ जाएगा 4 + 5। 4 + 1 को 4 + 5 भी कह सकते हैं, तो 4 + 1 है। अब यहां 4 + 1 कैसे आएगा? इसका मतलब यहां पे, हाँ सही तो है, नहीं? ओके ओके, चलो, 2 जोड़ 3, 3 जोड़ 4, 4 जोड़, हाँ, डक, या 1 + 2 आएगा। तो ये तो कह रहा था मैं। ओके, हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक नंबर के सामने लिखो 1 जोड़ 2, सिंपल ट्रिक तो तभी बनेगी ना, नहीं तो फायदा क्या हुआ? भाई बीच में से लेंगे तब। एक नंबर के सामने लिख दो 1 जोड़ 2 बराबर सीई प्लस आरओ। ये सवाल आया है परीक्षा में, ठीक है ना, कि कौन से दो, असिमुलेटर में कौन से दो होते हैं, अकोमोडेटर में कौन से दो होते हैं, ऐसा पूछ लेंगे। तो सीई प्लस आरओ, इसमें क्या कर देंगे? 2 + 3 बराबर आरओ प्लस एसी, शाबाश। और तीसरा यहां है, इसमें 3 + 4 करेंगे बराबर एसी प्लस एई, शाबाश। और इसमें करेंगे 4 + 1 कर दो, ये एई प्लस सीई। अब देखो, अब सीई यहां आया, सीई यहां आया, ठीक है ना, सी इन दो में आया, आरओ इन दो में आया, एसी इन दो में आया, सही है, ये वाला सही है। ओके, बस इतना ही करना है। इसको लिखो, आपको सब, इसको लिखो सब लोग। करेक्शन हो गया? हाँ हाँ, कल बताया था मैंने आपको एक बार, शायद कल लिख भी लिया था आपने। हाँ, लिखा है। ओके, हाँ, तो मैंने कहा था कल लिखेंगे। रख दो, रख दो, नहीं ऊपर रखो, ऊपर। हाँ, ओके,
तो बस इसको सिंपल याद रख लेना, और कोई इसका वो नहीं है, ज्यादा बड़ा इश्यू नहीं है। इसमें 2 या 3 प्रश्न जो अब तक आए हैं वो एक तो इनमें से आया है कि कोई 2 जोड़ लेंगे, बस एक आपको साइकिल की चारों चीजें वो याद होनी है सीक्वेंस में। और ये जरूर ध्यान रखना, DACA करोगे तो ये सूत्र बैठेगा, सुन रहे हो ना, ये इसलिए बनाया है कि पहले D करेंगे, फिर A करेंगे, फिर वापस C करेंगे, फिर वापस A करेंगे, तब बैठेगा, नहीं तो नहीं बैठेगा। ओके, हो गया सिंपल। बोलो यहां किसी को शक है कोई? नहीं है ना? ओके, अब चले आगे, जल्दी लिखो। शक तो दूर होते भी नहीं है। किसको शक है? किस पे शक है? हाँ, ये है डॉक्ट्रिन ऑफ डाउट, कि 2 और 2 4 होते हैं, पर कोई सत्ता है, कोई शक्ति है जो 4 कहलवाना चाहती है, इसलिए हम उसको 4 मानते हैं। हम जो है ना अभी, हो सकता है ये सपना हो। और भी ला रही हो क्या? मैडम को भी दे, खाली गिलास दे, पर वो वैसे बढ़िया नहीं है। ओके, हो गया, चले। अब कल आपके लिए, कल या परसों पेपर होगा। अब तक आपने अधिगम में जो पढ़ा है, शुरू से आप लोग आ गए थे, शुरू से भूमिका स्टार्टिंग से अधिगम से आ गए थे ना, वेरी गुड। तो उसमें जितने प्रश्न होंगे बेहतरीन मैं बोलूंगा। हाँ, और ऐप पे टेस्ट देंगे। ऐप आपके पास है? आधार क्लासेस सबने डाउनलोड किया हुआ ना? हाँ, मे बी कल दोपहर या शाम को या परसों, मे बी परसों, तो वो सारे सवाल मेरे होंगे बेहतरीन। तो उसमें रैंक निकालेंगे हम आपकी, है ना? तो बहुत पढ़ के देना उसको। हाँ, परसों किसकी छुट्टी है? करवा चौथ की छुट्टी होती है? करवाओगे तो उसके अगले दिन कर लेंगे, फिर अगर आप चाहोगे तो उसके अगले दिन कर ले। कल तो है ही ना, करवा चौथ परसों है। ऐसा मत बोलो, है ना? क्लास है ना, अभी चल रहा है। ओके, अब इस पे आओ। तो अभी तक हमने अधिगम के मेनली जो प्रिंसिपल थे बड़े बड़े, उनको सबको कर लिया, किया ना? और अब कुछ और बातें हैं, उनको करते हैं। चलिए, तो अगला हेडिंग डाल दें हम। ओके, और वो है, ये किसने बोला था कि साइकोलॉजी हैज ए लॉन्ग पास्ट बट ए शॉर्ट हिस्ट्री? एबिंगहास ने बोला था। किसने बोला था? मैंने आपको शुरू की चीजें कराई है, ध्यान है ना आपको? सब लोग, कुछ लोग लेट, आप दोनों ही लेट जुड़ी हो, और भी कोई लेट जुड़े हैं क्या? आप लोग भी, आप भी लेट जुड़े हो, तो वो आपको हम वो दिलवा देंगे, है ना? तो उसमें रिकॉर्डिंग देख लेना आप पूरी, एक एक चीज आपको समझ में आएगी। तो एबिंगहास साहब की बात करेंगे। एबिंगहास ने और क्या क्या दिया जानते हैं आप? एक तो ये वाला स्टेटमेंट एबिंगहास का कि मनोविज्ञान का अतीत तो बहुत लंबा है लेकिन इतिहास बहुत छोटा है। दूसरी चीज, एबिंगहास ने किस पे काम किया? तो सुने, एबिंगहास ने काम किया था मेमोरी पे, मेमोरी पे काम किया, स्मृति पे काम किया। एबिंगहास जर्मनी के मनोवैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, डॉक्टर हरमन एबिंगहास इनका नाम है। इन्होंने बेहतरीन काम किया है स्मृति पे। किस पे? 2 बातें। तीसरा, इन्होंने जब स्मृति पे काम किया तो इन्होंने एक टर्म दिया जिसको ट्राइग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राइग्राम। ट्राइग्राम का मतलब त्रिवर्ण, यानी 3 लेटर्स वाली चीज दी। उनमें पहला कॉन्सोनेंट था, दूसरा वोवेल था, तीसरा कॉन्सोनेंट था, जो सीवीसी के नाम से मशहूर है। किसके नाम से मशहूर है? सीवीसी। तो हरमन एबिंगहास ने दिया सीवीसी या त्रिवर्ण या ट्राइग्राम। एक बात, हरमन एबिंगहास ने मेमोरी पे काम किया। किस पे काम किया? और ये जो ट्राइग्राम इन्होंने बनाया कि कितनी देर हमको याद रहता है, ये ट्राइग्राम में ये जो 3 लेटर हैं, पहला कॉन्सोनेंट, बाद वाला अंतिम भी कॉन्सोनेंट, बीच में वोवल, तो कुछ ऐसे शब्द बनते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता। इसके लिए उन्होंने एक टर्म बोला। बोलिए कौन सा? निरर्थक पद। कौन सा बोला? निरर्थक पद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉनसेंस सिलेबी। क्या बोलते हैं? नॉनसेंस सिलेबी। तो इसके लिए भी मशहूर है हरमन एबिंगहास। और यहां पे उन्होंने एक कर्व दिया, द फॉरगेटिंग कर्व। क्या दिया?
क्या दिया? द फॉरगेटिंग कर्व, जिसको हिंदी में बोलते हैं विस्मरण वक्र। क्या बोलते हैं? आपके DSSB में, CTET में और फर्स्ट ग्रेड में मैंने जो बोला है ना, ये सारी बातें आई हैं। विस्मरण वक्र भी उन्होंने दिया, फॉरगेटिंग कर्व। और जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है वो है लर्निंग कर्व। वो क्या है? लर्निंग कर्व, जिसको हम बोलते हैं सीखने के वक्र या फिर अधिगम वक्र। क्या बोलेंगे? अधिगम वक्र। तो हरमन एबिंगहास, बोलिए किसका नाम? बोलो। हरमन एबिंगहास ने कितनी चीजें दी? पहले तो बताओ आप, हम किसकी बात कर रहे हैं? हरमन एबिंगहास, बोलिए। ओके, कहां के थे? जर्मनी के थे। कहां के थे? मनोविज्ञान के विकास यात्रा में और इतिहास के बारे में इनका बहुत प्रसिद्ध कथन है। और वो क्या है? मनोविज्ञान का अतीत तो बहुत लंबा है लेकिन इतिहास बहुत छोटा है। ओके, इन्होंने 4-5 चीजें दी हैं। सबसे पहले याद रखना, इन्होंने किस पे काम किया? मेमोरी पे काम किया। मेमोरी पे काम किया। हिंदी में किस पे काम किया? स्मृति पे। तो स्मृति पे काम किया तो उन्होंने विस्मरण वक्र भी दिया। क्या दिया? और कितनी देर याद रहता है, मेमोरी कितनी रहती है, इसके लिए इन्होंने एक टेस्ट किया था। उस टेस्ट का आधार यह था, जिसको ट्राइग्राम बोलेंगे, जिसको त्रिवर्ण बोलेंगे, जिसको CVC बोलेंगे, और उसी को नॉनसेंस सिलेबी बोलेंगे, उसी को निरर्थक पद भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? निरर्थक पद। और इन्होंने दिया था लर्निंग कर्व। क्या दिया था? लर्निंग कर्व। इतनी बात महत्वपूर्ण है, लिखिए। क्या आपने ऊपर हेडिंग डाला अधिगम वक्र? नहीं डाला? हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, अधिगम वक्र। इंग्लिश में लर्निंग कर्व। और इसमें आप लिखो जर्मनी के मनोवैज्ञानिक, जर्मनी के मनोवैज्ञानिक हरमन, जर्मनी के लोगों में हरमन नाम आता है ना, हरमन रोरशा, याद है आपको? हरमन एबिंगहोस, जर्मनी के मनोवैज्ञानिक हरमन एबिंगहोस ने, जर्मनी के मनोवैज्ञानिक हरमन एबिंगहोस ने 1885 में 1885 में अधिगम वक्र, 1885 में अधिगम वक्र ब्रैकेट में लर्निंग कर्व सिद्धांत दिया। जर्मनी के मनोवैज्ञानिक हरमन एबिंगहॉस ने 1885 में 1885 में अधिगम वक्र या लर्निंग कर्व सिद्धांत दिया, कॉन्सेप्ट दिया, मॉडल दिया, अधिगम वक्र सिद्धांत दिया। पहली बात लिखा सबने? किसका नाम याद रखोगे? हरमन एबिंगहॉस। दूसरी बात, आगे चलूं? दूसरी बात लिखें, एबिंगहॉस के अन्य महत्वपूर्ण योगदान। एबिंगहॉस के अन्य महत्वपूर्ण योगदान, या अन्य नहीं लिखो तो भी जितने योगदान है वो सारे लिख रहे हैं। एबिंगहॉस के महत्वपूर्ण योगदान, तो एक तो उन्होंने काम किया था स्मृति, मेमोरी पर प्रयोग किया था। पहला काम स्मृति या मेमोरी पे प्रयोग किया था, अध्ययन किया था। एक ही बात है, स्टडी एक्सपेरिमेंट एक ही चीज होती है। दूसरा, इन्होंने निरर्थक पद बताए। निरर्थक पद इंग्लिश में लिखना है नॉन सेंस सिलेबी, जिनका कोई सेंस नहीं हो। और ये जो निरर्थक पद है, इसमें इन्होंने कितने पद बताए?
बोलिए, 3 पद। तो वो 3 पद नहीं है, 3 लेटर हैं एक्चुअली, इसलिए त्रिवर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे उनको? त्रिवर्ण। और इन्हीं को बोलते हैं ट्राइग्राम। ग्राम की स्पेलिंग देख लेना। और ये जो ट्राइग्राम है यही कहलाते हैं सीवीसी। क्या कहलाते हैं? सीवीसी। और सीवीसी में पहला स्वर, दूसरा व्यंजन, तीसरा स्वर। तो पहले स्वर हो, सॉरी, पहला व्यंजन, दूसरा स्वर, तीसरा व्यंजन, तो वो निरर्थक सा बनता है। जैसे कोई भी आप जैसे लें, टी, ई, बी, ऐसे इन्होंने ऐसे शब्द दिए हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता है ना। ऐसे बहुत से शब्द बता देंगे, फिर आप कितना वापस बताओगे। इनका फॉरगेटिंग करो भी बढ़िया है ना। 31 दिन तक हम सारी मेमोरी हमारी खत्म हो जाती है। इमीडिएट रिकॉल 100% होता है। 20 मिनट में इतना जाता है, 1 घंटे में इतना जाता है, 9 घंटे में इतना जाता है, और 2 दिन में इतना जाता है। यह था इनका विस्मरण वक्र। द फॉरगेटिंग कर्व। और एक इन्होंने दिया अधिगम वक्र। तो अन्य लिख दिया ऊपर, इसलिए अधिगम वक्र ना लिखो तो भी चलेगा, पर हमारा टॉपिक यही है इसलिए हम इसको लिखते भी हैं। अरे यार 40 हो गए। गरिमा, तुमने पी ली चाय? गरिमा, चाय पी ली तुम लोगों ने? कैसे पी लेते हो? कितनी खराब थी। ओके, चलिए, पहला काम हो गया बच्चों। ये तो बस ऐसे ही ध्यान रखना है, कोई चिंता की बात नहीं है, कभी आपको मिल जाएगा परीक्षा में। साहब एबिंगहास, तो कमाल के आदमी थे एबिंगहास। ओके, जल्दी करो। फॉरगेटिंग, ये फॉरगेटिंग कर्व है। क्या है? फॉरगेटिंग। देख लिया आपने? ओके, तो इनका नाम है एबिंगहास। बोलिए क्या नाम है? एबिंगहास। कहां के थे? जर्मनी के थे। इन्होंने क्या क्या दिया? सबसे पहले स्मृति या मेमोरी पे काम किया। दूसरा, निरर्थक पद दिए। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नॉनसेंस सिलेबी। क्या होते हैं नॉनसेंस सिलेबी? 3 वर्ण होते हैं। क्या होते हैं? 3 वर्ण होते हैं, जिनको इंग्लिश में क्या बोल देंगे? ट्राइग्राम। और 3 वर्ण को बोलेंगे सीवीसी। पहला कॉन्सोनेंट, दूसरा वोवेल, तीसरा कॉन्सोनेंट। स्वर, व्यंजन, फिर स्वर। आपको याद है हमने आपको शुरू में बताया था? ओके, व्यंजन स्वर, मैं उल्टा बोलता हूं, व्यंजन स्वर व्यंजन। लिखा तो सही है मैंने, हिंदी में भी ऐसा होता है। आपको याद है हमने आपको जब बाल मनोविज्ञान शुरुआत में पढ़ाया था, तो एक चीज बोली थी, याद है? कोइंग, फिर बेबलिंग। आप थे ही नहीं। बच्चा सबसे पहले बोलिए, स्वर बोलता है कि व्यंजन? बोलो, स्वर बोलता है। भाषा में पहले वो बोलेगा स्वर, पर उसका जो स्वर है पहला काम ये होगा, उसके बाद वो स्वर में व्यंजन मिला देगा, उसको बेबलिंग बोलते हैं। ये 8 महीने तक हो जाता है। पर स्वर वाला और कुइंग वाला और बेबलिंग वाला दोनों ही क्या होते हैं? नॉनसेंस होते हैं। दोनों ही क्या होते हैं? नॉनसेंस। यहां वो बात नहीं है, यहां तो दूसरी बात है। यानी जब वो बोलता है तो उसका क्या कोई अर्थ होता है? नहीं होता। वैसे ही इन्होंने प्रयोग किए और ऐसे बहुत से 2300 शब्द लिखे, एक्सपेरिमेंट्स किए उन्होंने, स्टडी करी इस पे, जो खुद के बनाए इन्होंने। और वो जो शब्द थे उसके आधार पर कि कितनी देर याद रहता है, कैसे भूलते हैं। ओके, इस पे महत्वपूर्ण काम किया इन्होंने, अधिगम वक्र। पावलों ने निरर्थक शब्द नहीं दिए, अनैच्छिक प्रतिक्रिया थी उनकी। एक पेवलोव को हम गेने के साथ जोड़ते हैं पहली लर्निंग में, एक पेवलोव का बस इतना ही काम है, पेवलोव का नहीं है। ठीक है, भाषा विकास संकेत अधिगम पेवलोव का है। ओके, सुन रहे हो मेरी बात? अब दूसरी बात, लास्ट में विस्मरण वक्र दिया इन्होंने, और उसके बाद क्या दिया? अधिगम वक्र। ये सारी घटना है 1885 की। कब की है? ओके, लेकिन अधिगम वक्र पे एक महत्वपूर्ण काम और भी हुआ है, तो आगे लिखो नीचे नोट। प्रकार जो है अधिगम वक्र के, जो हम पढ़ते ना, इस पे जरूर प्रश्न। आपको पता है फंस गए थे उत्कर्ष वाले गुरुजी, हमारे पास ही आए, फिर लाखों बच्चे फंस गए थे उसमें।
क्योंकि वो हिंदी में आ गया था अन्नतोदर उन्नतोदर, तो वो यही है। क्या है वो, लिखो आप, लिखो नोट, लिखो नोट, याद रखना। अधिगम वक्र किसने दिया तो किसका नाम लेंगे, एबिंगहॉस। किसका नाम लेंगे, एबिंगहॉस। लेकिन सीखने के जो वक्र है, अधिगम वक्र है, उनके प्रकार किसने बताए, ओके लिखो, लिखो नोट। इनका नाम है आर्थर बिल्स, नाम सुना है, 1934। आर्थर बिल्स 1934 ने, आर्थर बिल्स 1934 ने अधिगम वक्र के निम्न प्रकार बताए। आर्थर बिल्स पूछा गया नाम परीक्षा में, 1934 ने अधिगम वक्र के निम्न प्रकार बताए। ओके, एक रेखीय अधिगम वक्र, रेखीय अधिगम वक्र, लीनियर बोलते हैं इंग्लिश में, लीनियर लर्निंग कर्व, शॉर्ट में लिखा करो। या इसका एक नाम और दिया इन्होंने, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन कर्व, STRAIGSTLINE, लीनियर, ए भूल गया, ओके कर्व, ये आर नहीं है, सी है। ओके, तो पहला है रेखीय अधिगम वक्र, इंग्लिश में ध्यान रखना, लीनियर कर्व भी है और स्ट्रेट लाइन कर्व भी इसका नाम है। तो पहले तो अगर आपको कोई परिभाषा पूछ ले कि साहब अधिगम वक्र की परिभाषा क्या है, तो सुन लो। अधिगम वक्र ऐसी रेखाएं हैं, अधिगम वक्र वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, अधिगम वक्र वो ग्राफिक प्रेजेंटेशन है। ऐसी रेखाएं हैं जो ग्राफ के रूप में कागज पे उतारी जाती हैं, जिनसे सीखने में कितनी उन्नति हुई है या कितनी अवनति हुई है, सीखने में कितनी प्रोग्रेस हुई है, कितना डिक्रीज हुआ है, इसका पता लगता है। इसका मतलब अधिगम वक्र और कुछ नहीं है, बल्कि वो रेखाएं हैं जो सीखने की प्रक्रिया में होने वाली प्रगति को बताती हैं। सिंपल बात। ओके, कितने प्रकार हैं, तो सबसे पहले रेखीय अधिगम वक्र लिखा सबने। इसमें क्या होता है, लिखो नीचे, जब सीखने की गति, जब सीखने की गति आरंभ से अंत तक, जब सीखने की गति आरंभ से अंत तक समान हो, जब सीखने की गति आरंभ से अंत तक समान हो, तो रेखीय अधिगम वक्र बनता है। जब सीखने की गति आरंभ से अंत तक क्या हो, समान हो, एक जैसी हो, तो रेखीय अधिगम वक्र बनता है। एक प्रश्न आता है इस पे, ध्यान से समझना इसको आगे। ये तो सिंपल है, लिखा सबने, बोलिए लिखा कि नहीं? क्या बात है रेखीय अधिगम वक्र की खास? इसमें सीखने की जो गति है वो आरंभ से लेकर अंत तक एक जैसी रहती है, लेकिन ये क्लियर होगा एग्जाम्पल से, तो बनाए। ध्यान रखना, इधर है परसेंटेज ऑफ लर्निंग या परफॉर्मेंस कह सकते हैं, परसेंटेज ऑफ लर्निंग ऐसा लिख दो, और इधर है टाइम, एफर्ट्स कह सकते हैं, टाइम कह सकते हैं, डे कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, ऐसे बनता है, बस हल्का सा बना दो,
इधर परसेंटेज ऑफ लर्निंग, इधर टाइम या एफर्ट्स, एक ही बात है, या ट्रायल, या परसेंटेज ऑफ लर्निंग या परफॉर्मेंस, एक ही बात है। या आप दोनों तरफ कुछ भी नहीं लिखो तो भी आपको क्लियर हो जाएगा। ऐसा ऐसी आकृति बना दो। इसमें एक सवाल आया था परीक्षा में, क्या आया था? लिख लो नोट, नीचे लिखो नोट। यह आदर्श स्थिति है, यह आदर्श स्थिति है जो व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपकी सीखने की स्पीड हमेशा एक जैसी रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यह आदर्श स्थिति है जो व्यवहारिक रूप से असंभव है। इसलिए आर्थर बिल ने बोला कि इसको हम लर्निंग कर्व का एक प्रकार नहीं मानते, पर होता है। ओके, लिख लिया सबने? कोई चिंता नहीं। बस एक आदर्श स्थिति है कि शुरू से लेकर अंत तक सीखने की स्पीड एक जैसी नहीं रह सकती। ध्यान रखना है, स्ट्रेट लाइन और लीनियर शब्द, रेखीय शब्द, और इस तरह से सीधी रेखा। चलो आगे, चले ना आगे धर्मा? ओके, अब बोर्ड पे देखो आप लोग। आगे चले उससे पहले बोर्ड पे देखिए, सुनीता तुम भी, इंक्लूडिंग मोनिका। एक्स वाई एक्सिस दोनों सेम है, इसमें परसेंटेज ऑफ लर्निंग है, इधर भी टाइम है। देख रहे हो ना, ये भी परसेंटेज ऑफ लर्निंग है, ये भी टाइम है। बोर्ड पे देखो सब लोग, देख रहे हो? अब एक कर्व बनता है, एक कर्व बनता है। ओके, दोनों में क्या अंतर है? एक में टाइम ज्यादा लगता है, एक में कम। ओके, और हाँ, ओके, इसमें क्या, देखो देखो ध्यान से, इसमें क्या होता है? इसमें सीखने की स्पीड पहले कम, धीमी और बाद में तेज हो जाती है, और इसमें पहले तेज और बाद में कम हो जाती है। तो जिसमें पहले कम है बाद में तेज हो जाती है वो पॉजिटिव होगा, या जिसमें पहले तेज है बाद में कम हो जाती है वो? ओके, तो याद रखना, ये है पॉजिटिव कर्व, ये क्या है और ये क्या है? नेगेटिव। सिंपल। लेकिन परीक्षा में क्या होता है, इसका नाम कमाल करता है। यस, एक नतोदर, एक उन्नतोदर। अब आप बताइए, उन्नतोदर वो वाला होगा या इधर वाला? पहले वाला कि दूसरे वाला? बोलो। उन्नतोदर, उन्नतोदर, उन्नतोदर पहले वाला कि दूसरा वाला? और नतोदर बोलो। ओके, ये सवाल आया ना तो फंस गए थे सब। क्यों फंस गए थे? इसलिए फंस गए थे कि, सुन रहे हो ना, ये पॉजिटिव है। ये क्या है? पॉजिटिव। जैसे आपने वो देखा ना हमारा स्केलर वाला, रिवार्ड पनिशमेंट, वही कहानी है। तो पॉजिटिव है तो लोगों ने सोचा पॉजिटिव है, इसका मतलब ये उन्नतोदर होना चाहिए, और ये नेगेटिव है तो क्या होना चाहिए? नतोदर होना चाहिए। चंदन, लेकिन वास्तव में ये तो क्या है? नतोदर, और ये क्या है? उन्नतोदर। ऐसा क्यों? ये नाम कहां से आया उन्नतोदर नतोदर? ये हमने बताया था आपको उत्कर्ष वाले क्लास में। क्या था सुनो, आप सुन रहे हो? एक्चुअली ये कॉनकेव कॉन्वेक्स है, उत्तल और अवतल लेंस है। ये जो है और ये जो है, इसमें फर्क है। देखो ये जो है ये ऐसा है, इसके दोनों एजेस तो पास आएंगे और बीच में पेट बड़ा हो जाएगा। तो बड़े पेट को क्या बोलेंगे हिंदी में? उन्नत जोड़ उदर। बड़े पेट को क्या बोलते हैं? उन्नत उदर। और जिसमें कमर या पेट पतला,
ओके, और यहां से मोटा, इसको बोलेंगे नतोदर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव और इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। तो परीक्षा में यही गड़बड़ होगी। आप सोचो कितने लोगों के सिलेक्शन अटक गए, जिसको कॉनकेव कॉन्वेक्स का पता नहीं था, जो उन्नतोदर नतोदर वाली बात नहीं समझता था, उसका तो ये गलती हुआ। और ये एक बार नहीं आया, 10 बार आ चुका है। ओके, इसलिए मैं कहता हूं समझना है। चलिए, तो 2 नंबर लिखो। बात समझ आ गई सबको? आई कि नहीं आई? ओके, 2 नंबर पहला तो रेखीय था। दूसरा लिखो, बहुत से नाम है, लिखो। आप लिखो वर्धमान, हिंदी में नाम बदलते हैं वक्र या सकारात्मक वक्र, या अब बोलो ये नतोदर है कि उन्नतोदर? बोलो। यस, शाबाश, नतोदर वक्र। इंग्लिश में लिखना है, इंग्लिश में पॉजिटिव। दरअसल इसका पूरा नाम पॉजिटिवली एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन समझते हो? एक्सीलेटर इसी से बना है, स्पीड पॉजिटिवली बढ़ती है इसमें। त्वरण, यस त्वरण, बिल्कुल त्वरण। हम मैथ्स के बच्चे तो बस वो कुछ चीजें हैं आपके फिक्स। त्वरण, ओके, तो आप सही है। पर त्वरण और क्या है? पॉजिटिवली एक्सेलरेशन कर्व ओब्लिक, ठीक है? तो पॉजिटिव तो हो गया इसका नाम। दूसरा बोलो। यस, हाँ, धनात्मक हो गया। धनात्मक तो सकारात्मक बात है कि या धनात्मक लिखो तो भी कोई बात नहीं है, वर्धमान लिखो। कॉन्वेक्स की कॉनकेव, यस कॉनकेव कर्व, यह महत्वपूर्ण है। अब लिखो नीचे, बिल्कुल इसका धनात्मक भी है, चिंता मत करो। सकारात्मक और धनात्मक एक ही होता है, तो ओब्लिक धनात्मक भी कई जगह है, तो लिख लो क्या है, कंफ्यूज नहीं होता कि क्या होता है इसमें। लिखो, लिख रहे हो ना? लिखो, जब सीखने की गति आरंभ में, जब सीखने की गति आरंभ में, बोलिए धीमी की तीव्र, बोलिए यस धीमी तथा बाद में तीव्र हो जाए। आरंभ में धीमी तथा बाद में तीव्र हो जाए। कल क्लास होगी, ठीक है ना? आरंभ में धीमी, कल क्लास होगी, तुम करी थे ना? होगी क्या? कल क्या है? कल मैथ की कितने बजे? अच्छा, उनकी ड्यूटी लगी इसलिए वो कह रहे थे मेरे को, तो आपको सूचना कर देंगे, पता लग जाएगा ना। या तो कल अर्ली मॉर्निंग ले लेंगे, है ना, या कल छोड़ेंगे तो देख लेंगे, परसों ले लेंगे। हाँ, अच्छा 1 से 4 दिन, एक वीक में 4 दिन एक से, बाकी सेम रहेगा। ओके, और हिंदी में कुछ बताया आपको चेंज? चलिए हम आपको आपके पास वो तो है ही, टेलीग्राम है ना सबके पास, आप देख लेना, रात को देख लेना, सुबह देख लेना। लिखो जल्दी, जब सीखने की गति आरंभ में धीमी तथा बाद में तीव्र हो, बाद में तीव्र हो तो आगे लिखो, तो ये लिखो वापस, नतोदर वक्र बनता है। नतोदर वक्र बनता है जब सीखने की गति आरंभ में धीमी तथा बाद में तीव्र हो, तो नतोदर वक्र बनता है। नतोदर वक्र बनता है, नतोदर वक्र बनता है। जल्दी से लिख लो एग्जाम्पल। इधर टाइम है, ठीक है, एफर्ट्स टाइम एक ही बात है, इधर परसेंटेज ऑफ लर्निंग है। तो इसमें पहले क्या होगी, सीखने की गति धीमी और बाद में क्या हो जाएगी, तीव्र। ऐसा बना लो सब लोग। कौन किए, वैसे भी कौन किए याद रह जाएगा। दूसरा यहां बनेगा तो यहां से पतला और वो यहां से मोटा, कौन किए हो गया।
चलिए नेक्स्ट, अगला लिखो जल्दी। तीसरा, नकारात्मक या ऋणात्मक। आपने धनात्मक लिखवाया तो ऋणात्मक, नकारात्मक या ऋणात्मक या हास। देखो हिंदी में कुछ भी आ सकता है, वक्र, और इसका नाम है उन्नतोदर वक्र, ओब्लिक उन्नतोदर। इंग्लिश में बोलेंगे कॉन्वेक्स कर्व, या फिर नेगेटिवली या नेगेटिव कर्व कर दो। नेगेटिवली एक्सेलरेशन भी कर सकते हो, नेगेटिव भी कर सकते हो। और इसमें क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। लिखो, जब सीखने की गति, जब सीखने की गति आरंभ में तीव्र, आरंभ में तीव्र तथा बाद में धीमी हो जाए, आरंभ में तीव्र तथा बाद में धीमी हो जाए, तो वो शब्द लिखना लास्ट वाला, उन्नतोदर वक्र बनता है। थारी नियमड़ा ही क्यों नहीं गए? इसके बाद बात करेंगे। जल्दी से मैं दो चीजें बताऊंगा अभी, क्योंकि लेट क्लास शुरू हुई है, यहां पे कोटा पूरा ही नहीं होता। आपके साथ हम इतना बातों में उलझ जाते हैं। कभी मैडम बच्चे को ले आती हैं, कभी मैडम चाय ले आती हैं, और कभी मैडम खुद आती नहीं है। टॉफी अभी दिलवाते हैं, पक्का पक्का। वो कह रही चॉकलेट, अभी कुछ और दिलवा देंगे। पहले इस पे आओ तुम, फिर बातों में चले जाएंगे। ओके, तो दोनों सिंपल। इसका एग्जाम्पल लिख लो। लिख लिया सबने ये? ओके, एग्जाम चिंता की बात नहीं है, बहुत आसान है, एक बार पढ़ोगे तो आ जाएगा। इसका एग्जाम्पल वो लिखो, चित्र। इधर टाइम, इधर परसेंटेज ऑफ लर्निंग। तो इसमें क्या होगा, पहले तेज फिर धीमा, ऐसा बना लो। प्लेट्यू भी बताना आपको। प्लेट्यू, प्लेट्यू जानते हो? ये सीखने के पठार, प्लेट्यू। प्लेट्यू की स्पेलिंग भी कमाल की है, पूछेंगे हम। ओके, चौथा हो गया सबका? बोलो हो गया? चौथा लिखो। चौथा है मिश्रित वक्र या एस आकारीय वक्र। मिश्रित वक्र या एस आकारीय वक्र, इंग्लिश में एस टाइप कर्व। लिखो, जब सीखने की गति, एस टाइप कर्व, जब सीखने की गति एस टाइप कर्व, साथ साथ लिख लेते हो? अरे वाह, बढ़िया बात है, अच्छी बात है। जब लिख रहे हो ना, जब सीखने की गति आरंभ में धीमी, यानी दोनों का मिश्रण है, बाद में तीव्र, बाद में तीव्र तथा फिर धीमी हो जाए, और ये क्रम चलता ही रहे, पर आप इतना लिख दो, फिर धीमी हो जाए, तो एस टाइप वक्र बनता है। एस टाइप वक्र बनता है। याद रखना एबिंगहॉस का नाम, याद रखना आर्थर मिल का नाम। तो आरंभ में धीमी, बाद में तीव्र, फिर धीमी हो जाए तो क्या बनता है? एस टाइप वक्र बनता है। ये सीक्वेंस ध्यान रखना। पहले क्या है? पहले कॉनकेव है, फिर कॉन्वेक्स है। पहले धीमी, फिर तेज, फिर धीमी। ये ध्यान रखना, कोई भी बात आ सकती है परीक्षा में।
जो आपको बस टॉपर बनाएगी। लिखो एग्जाम्पल। तो पहले तो ऐसा था, फिर ऐसा था, फिर ऐसा था, फिर ऐसा था। दरअसल ये 5 जो स्टेज वाला कॉम्प्लेक्स कर्व है उसकी बात भी बता दूंगा आपको, 2 मिनट लगेंगे। चलिए, तो ये बनाना ये है एस टाइप कर्व। कैसे भी बना सकते हैं आप, ऐसे भी बना सकते हैं। कुछ लोग ऐसे बनाते हैं, ऐसे क्यों बनेगा, ऐसे तो बनेगा नहीं, यहां से स्टार्ट होगा। तो एस टाइप कर्व हो गया। बोलो हो गया, हुआ कि नहीं? ओके, एक बात और, लिख लिया सबने? एक और कॉम्प्लेक्स कर्व, और कॉम्प्लेक्स कर्व पे प्रश्न आता है बहुत ज्यादा। तो अगला है कॉम्प्लेक्स को हिंदी में क्या बोल देंगे? जटिल बोल देंगे। चलिए, सुनीता ने बोला तो हमने लिख दिया जटिल वक्र, कॉम्प्लेक्स कर्व। बस इसकी एक ही खास बात है, लिखो इसमें सीखने की गति क्या होता है? हाँ लिखो, अभी लिखो, मैं बताता हूं। इसमें सीखने की गति के आधार पर, आप जो बता रही हो वो दूसरी चीज है। सीखने की गति के आधार पर 5 अवस्थाएं होती हैं। इनिशियल स्पर्ट, प्रोफिशिएंसी, ये साइकोलॉजी है मैडम, इंग्लिश मैथ्स नहीं है। गुस्सा हमारे तो पहली बार आया है ना, फिर भी वो हमारी गोद में आ गया था। अब हम गुस्सा करते तो क्यों आता? बोलो धर्मा, ये भी समझता है छोटा सा। ओके, इसमें कितनी स्टेजेस होती है? 5। ध्यान दो बेटा, इधर इधर इधर। अब इसके 5 स्टेज क्या है वो खास है, पर हिंदी में नाम आप बनाना मुश्किल रहा मेरे लिए, बनेगा नहीं, पर परीक्षा में जरूर आया है। कैसे आया है? बनाओ, इस तरह से बनाएंगे आप, पहले देख लो। ये कॉम्प्लेक्स कर्व है। कौन सा कर्व है? कॉम्प्लेक्स कर्व है। और इसके 5 स्टेज करेंगे अपन। एक ऐसे, 2, 3, 4 और 5। ओके, सुन रहे हो? पहली जो स्टेज है, सबसे पहली, उसमें क्या होता है? उसमें सीखना स्टार्ट होता है। उसमें सीखना क्या होता है? स्टार्ट होता है। इसलिए उसको उन्होंने बोला अर्ली स्लो लर्निंग। इसका नाम है अर्ली, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है ना, स्लो लर्निंग। ये पहली स्टेज है, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा इनिशियल स्पर्ट। तो इसके लिए एक शब्द बोला आर्थर बिल ने, ये आएगा आपका इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग समझते ही हो? इंक्रीजिंग प्रोफिशिएंसी। प्रोफिशिएंसी यानी शुरू में आप कोई भी स्किल सीख रहे हैं तो शुरू में तो बहुत धीरे धीरे होता है, फिर आप उसमें थोड़ा सा बस दक्ष होने लगते हैं, तो फिर वो झटके से उठता है। और फिर यहां पे आ जाएगा प्लेट्यू। प्लेट्यू की स्पेलिंग पठार की बोलो, PLATEAU, प्लेट्यू। ओके, मैथ्स में आता है प्लेट्यू? आता है कि नहीं? आता है, सारे सब्जेक्ट में आता है प्लेट्यू। और फिर ये जाएगा आपका पीक, ये पीक हो जाएगा, पीक प्रोफिशिएंसी। और इसको उन्होंने बोला ओवर लर्निंग। ओवर लर्निंग यानी, ओवर लर्निंग नाम सुना है कभी आपने? ऑटोमेटिक, यानी सबसे पहले शुरू होगा सीखना, तो यहां से मान लो स्टार्ट हुआ तो गति बहुत धीमी रहेगी, इनिशियल धीमा है, और यहां पे क्या होगा? ऐसे चढ़ेगा,
ये इंक्रीजिंग प्रोफिशिएंसी है। आपको गाड़ी चलानी है, कुछ शुरू शुरू में एकदम ऐसे पकड़ पकड़ के, फिर एक दो बार चले तो फिर आप स्पीड पकड़ोगे। फिर यहां पे ना तो वृद्धि होगी ना कमी होगी, तो ये समानांतर बन जाएगी। इसको बोलते हैं पठार। जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति ना हो, कोई अवनति ना हो, वो हॉरिजॉन्टल बन जाए, दैट इज प्लेट्यू। प्लेट्यू को बोलते हैं पठार। क्या बोलते हैं? पठार। फिर वापस पीक होगा, और फिर इतना होने के बाद फिर आदमी मास्टर बन जाता है। मास्टर तो फिर अपने आप ही चीजें होती है, ऑटोमेटिक ही होती है। आपने देखा है जो एक्सपर्ट ड्राइवर है वो 140 में चलते हैं तो ऑटोमेटिक ही सब काम होता है। इसको भी ऊपर ले गए। तो इस तरह से ये बनाना है। इस पे प्रश्न आता है 5 स्टेज, ये 5 स्टेजेस ऑफ कॉम्प्लेक्स लर्निंग कर्व है। ये कमाल के काम है सब साइकोलॉजी के। तो ऐसे कैसे लिखना है जैसे हमने आपको लिखा है।